आप सुन रहे हैं यही है इतिहास, बाकी सब बकवास। कहते हैं बहुत समय पहले कश्मीर एक विशाल झील हुआ करता था। उस झील पर राज करता था जलोद्भव, एक राक्षस जिसे वरदान मिला था कि जब तक वह पानी में रहेगा कोई उसका अंत नहीं कर सकेगा। कथाओं में आता है कि विष्णु ने झील का पानी सुखा दिया। यही घाटी आगे चलकर कश्मीर कहलाई। पौराणिक जन्मभूमि अब इतिहास के पन्नों में चली आई। शताब्दियां बीतीं और सत्ता बदलती रही। कश्मीर मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया और जहांगीर ने इसकी सुंदरता को धरती का स्वर्ग कहकर अमर कर दिया। लेकिन मुगलों का पतन हुआ तो यहां अफगानों का शासन आया। 1819 की गर्मियों में महाराजा रणजीत सिंह की सेना ने अफगानों को पराजित कर दिया और कश्मीर खालसा साम्राज्य का हिस्सा बन गया। लेकिन रणजीत सिंह की मृत्यु के साथ ही साम्राज्य की स्थिरता बिखर गई। साजिशें, हत्याएं और सत्ता संघर्ष शुरू हो गए। उनकी विधवा रानी जिंद कौर राजनीति की बागडोर संभालने आईं। उन्होंने अपने छोटे बेटे दिलीप सिंह को राजा बनाया और स्वयं उसकी संरक्षक बनकर शासन किया। किंतु खालसा सेना, जो कभी रणजीत सिंह की शक्ति थी, अब किसी की आज्ञा मानने के बजाय खुद सत्ता का खेल खेलने लगी। रानी ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए राजनीतिक चालें चलीं, लेकिन परिस्थितियां उनके खिलाफ जाती रहीं। एक समय ऐसा आया जब उनके अपने भाई की हत्या खालसा सेना ने कर दी और उसके सिर को लाहौर दरबार के द्वार पर टांग दिया। इस अराजकता को भांपकर जम्मू के राजा गुलाब सिंह डोगरा ने एक अलग राह चुनी। वे गुप्त रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संपर्क में थे और अपने हित साधने का अवसर देख रहे थे। 1845 में सिखों और अंग्रेजों के बीच पहला युद्ध छिड़ गया। युद्ध में खालसा सेना बुरी तरह हारी और इसके साथ ही पटल पर उभरा गुलाब सिंह का असली पुरस्कार, कश्मीर। 1846 में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए। ब्रिटिशों ने गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए के एवज में जम्मू और कश्मीर का स्वतंत्र शासक मान लिया। इस तरह कश्मीर एक सामान की तरह खरीदा बेचा गया। डोगरा शासक आने वाले 100 साल तक कश्मीर पर राज करते रहे। लेकिन कश्मीर के आसमान पर अभी काफी इतिहास लिखा जाना बाकी था। लेफ्टिनेंट जनरल महाराजा हरि सिंह, जिनके परदादा गुलाब सिंह ने जम्मू और कश्मीर राज्य को ब्रिटिश से 75 लाख रुपए देकर खरीदा था, 23 सितंबर 1925 को शाही गद्दी पर बैठे। जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, हरि सिंह एक ऐसे राज्य के शासक थे जो आकार और सीमा के लिहाज से उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा था, 4 देशों को छूता हुआ। उनके मन में स्वप्न था कश्मीर को स्विट्जरलैंड की भांति बनाना, एक पर्यटन स्वर्ग जहां सूरज की किरणें बर्फ से ढकी चोटियों पर हजारों रंग बिखेरे। शायद इसी स्वप्न में डूबे रहते हुए ही उन्होंने भारत या पाकिस्तान में से किसी के साथ विलय करने से इनकार कर दिया। कश्मीर का इतिहास आज कुछ अलग भी हो सकता था अगर 1947 के पतझड़ में मोहम्मद अली जिन्ना ने श्रीनगर में छुट्टी बिताने की योजना न बनाई होती। 1947 में जिन्ना अस्वस्थ थे। उनकी फेफड़ों की बीमारी, तपेदिक, ने उन्हें कमजोर और पीला पीला बना दिया था। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट के अनुसार जिन्ना ने उस साल की ईद पर महाराजा हरि सिंह के अतिथि बनने का अनुरोध किया था। उन्हें उम्मीद थी कि डोगरा शासक उनके भव्य स्वागत करेंगे। लेकिन महाराजा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और जिन्ना को घाटी में प्रवेश देने से मना कर दिया। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि जिन्ना अधीर हो गए और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से कश्मीर के बारे में कोई कड़ा कदम उठाने को कहा। इसका नतीजा था ऑपरेशन गुलमर्ग, एक विस्तृत योजना जिसमें पाकिस्तानी कबायली लश्कर और नागरिक वस्त्रधारी पाकिस्तानी सेना के जवान कश्मीर पर हमला करने वाले थे। जिन्ना की भूमिका इस योजना में विवादास्पद है, लेकिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, उनके मंत्रियों और ब्रिगेडियर अकबर खान, जिन्हें जनरल तारिक के नाम से भी जाना जाता था, के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना की भूमिका तो स्पष्ट है। पाकिस्तानी सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कबायली लश्कर राइफल्स और पिकअप ट्रकों के साथ कश्मीर में घुसपैठ के लिए तैयार थे। लेकिन मेजर अनवर, जिन्हें इस आक्रमण का नेतृत्व सौंपा गया था, अचानक कुछ हफ्तों के लिए गायब हो गए। यह माना गया कि वे शादी के लिए गए थे। गुलमर्ग 3 चरणों में चलना था। अनवर को मुजफ्फराबाद के रास्ते से नेतृत्व करते हुए तेजी से श्रीनगर
पहुंचना था और वहां महाराजा को पाकिस्तान में विलय स्वीकार करने पर मजबूर करना था ताकि जिन्ना घाटी में अपना भव्य प्रवेश कर सकें। उनके अचानक गायब होने से आक्रमण में देरी हुई। 22 अक्टूबर 1947 की आधी रात को मेजर अनवर के नेतृत्व में लगभग 5,000 कबायली नीलम नदी का पुल पार करके मुजफ्फराबाद में भारतीय क्षेत्र में दाखिल हो गए। उन्हें कोई प्रतिरोध नहीं मिला। महाराजा को आक्रमण की खबर नहीं थी और उनकी कुछ ही सेनाओं ने लश्करों में शामिल होकर श्रीनगर तक लगभग 100 मील का रास्ता खोल दिया था। आक्रमण के तुरंत बाद कबायली 3 कारणों से रुके। पहले, वे लूट की समस्त चीजें वापस अपने गांव ले जाना चाहते थे। दूसरे, वे गांवों में महिलाओं के साथ हिंसा और पुरुषों की हत्या करना चाहते थे। तीसरे, अनवर के साथ पैसे को लेकर विवाद था और वे उसे मारना चाहते थे। इस बीच महाराजा को खतरे का पता चला और उन्होंने अपने वफादार सैनिकों को भेजकर उरी के पास डोगरा सेना की कमान ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जामवाल को सौंपी। उन्होंने बहादुरी से लड़कर कबायलियों को श्रीनगर से दूर रखा। जब डोगरा सेनाएं लश्करों का मुकाबला कर रही थीं, तो महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद का अनुरोध किया। इसी संदेश के जवाब में सरदार पटेल के सचिव वीपी मेनन कश्मीर आ पहुंचे। उनके साथ वह युवा सैनिक भी था जिसके भाग्य में भविष्य में भारतीय सेना का गर्वित नायक बनना लिखा था, सैम मानेकशॉ। सुबह की ठंडी धुंध में जब मेनन का विमान श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरा तो पूरे क्षेत्र में भूतहा सन्नाटा पसरा था। यह वही विमान था जिसमें ब्रिटिश नागरिकों को बाहर निकाला जा रहा था। शहर से 2 घंटे की दूरी पर दुश्मन की गड़गड़ाहट थी, लेकिन अजीब था कि हवाई अड्डे पर शांति का एक आवरण छाया हुआ था। मेनन ने बाद में लिखा, हवाई अड्डे से हम सीधे राज्य के प्रधानमंत्री के निवास पर गए। रास्ता जैसे वीरान पड़ा था। कहीं कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता हाथों में लाठियां लिए लोगों की तलाशी ले रहे थे, लेकिन राज्य की पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही थी। यह खालीपन भयावह था। कश्मीर को बचाने का एक ही रास्ता था। मेनन ने महाराजा हरि सिंह से कहा, अब आपके और आपके परिवार की सुरक्षा यहां नहीं है। कबायली किसी को नहीं बख्शेंगे। सेना टूट चुकी है। आपको तुरंत निकलना होगा। घबराए हुए महाराजा ने वही किया। राज परिवार और कीमती साज सामान चरमराती मोटर गाड़ियों और बैलगाड़ियों पर लादा गया और कठिन बनिहाल दर्रे की ओर रातों रात यात्रा आरंभ हुई। निकलते समय हरि सिंह ने अपने एडीसी से एक कसम भी ली, यदि मेनन भारतीय मदद का जवाब लेकर वापस ना आए तो उन्हें गोली मार देना। 26 अक्टूबर की सुबह अफवाह फैली कि श्रीनगर की गलियों में दुश्मन दाखिल हो चुका है। मेनन को तुरंत हवाई अड्डे पहुंचने को कहा गया। वह तत्काल विमान में सवार हुए। इस बार उनके साथ 3 और मुसाफिर थे, एक हिंदू महिला और उसकी 2 बेटियां, जिन्होंने उनसे वैसे ही रक्षा मांगी थी जैसे कोई डूबता आदमी तिनके को पकड़ लेता है। दिल्ली में उनके उतरते ही कैबिनेट कमेटी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। मेनन ने विस्तार से कश्मीर की गंभीर स्थिति रखी, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने आपत्ति उठाई। कश्मीर इस समय एक स्वतंत्र रियासत है। महाराजा, जब तक औपचारिक रूप से भारत से विलय नहीं करते, हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तुरंत मेनन जम्मू पहुंचे, जहां महाराजा हरि सिंह थके हारे विश्राम कर रहे थे। संदेश पहुंचा, भारत मदद तभी देगा जब आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। किसी लंबी बहस के बिना हरि सिंह ने हामी भर दी। उन्होंने यह वादा भी किया कि अब शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरकार संचालन में शामिल किया जाएगा। यह ऐतिहासिक दस्तावेज अब मेनन के ब्रीफकेस में था। कुछ ही घंटों में वह उसे लेकर वापस दिल्ली उड़ चले, जिसने कश्मीर की नियति सदा के लिए बदल दी। उन्होंने बाद में लिखा, विलय पत्र और महाराजा का पत्र लेकर मैं तुरंत दिल्ली लौटा। सरदार पटेल स्वयं मुझे हवाई अड्डे पर मिले। हम दोनों रक्षा समिति की बैठक में पहुंचे। लंबी बहस के बाद निर्णय हुआ, भारत जम्मू कश्मीर का विलय स्वीकार करेगा, लेकिन शर्त रहेगी कि हालात सामान्य होने पर जनता से जनमत संग्रह कराया जाएगा। उसी शाम, जब एक सिख रेजिमेंट की इन्फेंट्री बटालियन तैयार हो रही थी ताकि अगले दिन श्रीनगर की रक्षा कर सके, मेनन अपने बंगले में एक ब्रिटिश अधिकारी से मिले। एक गिलास परोसते हुए उन्होंने धीमी पर दृढ़ आवाज में कहा, महाराजा ने अब कश्मीर को भारत की झोली में डाल दिया है और अब जब यह हमारे पास है, हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे।
महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ कश्मीर के विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद कर्नल दीवान रणजीत राय कुछ साथियों के साथ दिल्ली के विलिंगडन हवाई अड्डे से सुबह सुबह उड़ान भरी। यह सुनिश्चित नहीं था कि हवाई अड्डा अभी भी सुरक्षित है या पाकिस्तानी आक्रमणकारियों के कब्जे में तो नहीं आ गया। इसलिए विमान के पायलट बिजू पटनायक, जो बाद में एक सफल राजनेता बने, लगभग 30 मिनट तक हवाई अड्डे के ऊपर चक्कर लगाते रहे। जब किसी ने विमान पर गोलीबारी नहीं की, तो पटनायक ने विमान को हवाई अड्डे पर उतारने का निर्णय लिया। दिन के अंत तक भारत ने 30 डकोटा विमान तैनात किए ताकि एक सिख रेजिमेंट की 2 कंपनियों को श्रीनगर तक पहुंचाया जा सके। जब कर्नल राय के पास हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सैनिक हो गए, तो वे तुरंत बारामूला के लिए रवाना हो गए, जहां आक्रमणकारियों ने पिछले 3 दिनों से ठहराव किया था। भारत की स्थिति बेहद नाजुक थी। कर्नल राय के बारामूला जाने से पहले केवल 40 सैनिक ही बारामूला के पूर्वी भाग में रक्षात्मक स्थिति में थे, जो 5,000 सैनिकों वाली आक्रामक सेना और श्रीनगर के बीच आखिरी कड़ी थे। कर्नल दीवान ने बारामूला के पूर्व में राज्य की सेना के साथ मिलकर प्रतिकार शुरू किया, लेकिन वे गोलीबारी की झड़प में मारे गए और एक सिख को श्रीनगर की ओर और पीछे हटना पड़ा। भारतीय सेना ने श्रीनगर की रक्षा मजबूत करने के लिए अपनी 7वीं लाइट इन्फेंट्री को आर्मर्ड कारों के साथ भेजने का फैसला किया। 1 नवंबर को लेफ्टिनेंट नोएल डेविड अपने स्क्वाड्रन के साथ अंबाला से कश्मीर के लिए रवाना हुए, बिना यह जाने कि वे श्रीनगर की लड़ाई में किस अद्भुत भूमिका निभाएंगे। नवंबर के पहले सप्ताह तक कश्मीर में पाकिस्तानी आक्रमणकारियों के खिलाफ युद्ध का पलड़े भारत के पक्ष में झुकने लगा था। पाकिस्तानी लश्कर बारामूला में फंसे हुए थे, जहां एक सिख ने श्रीनगर के पश्चिम में मजबूत रक्षात्मक स्थिति ग्रहण की थी। प्रशिक्षित न होने के कारण लश्करों ने खुले मैदान में लड़ने की बजाय गुरिल्ला युद्ध करने और भारतीय सेना की स्थिति को पूरी तरह से टालने का फैसला किया। छोटे छोटे समूहों में ये भारतीय सेना को चकमा देकर श्रीनगर हवाई अड्डे से कुछ किलोमीटर दूर बादगाम में सामने आ गए। 3 नवंबर को लश्कर स्थानीय कश्मीरी की तरह कपड़े पहने बादगाम में सेना की एक कंपनी पर अचानक हमला किया और भारी नुकसान पहुंचाया। भारतीय कंपनी के मेजर सोमनाथ शर्मा निडरता से अंतिम सैनिक तक लड़े और आक्रमणकारियों को पीछे धकेला। उनकी असाधारण बहादुरी के लिए मेजर शर्मा को मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। 7 नवंबर, शालटिंग, श्रीनगर। श्रीनगर में माहौल जश्न और उत्सव से भरा था, क्योंकि यह दिन शुभ माना जाता था और कई विवाह समारोह चल रहे थे। किंतु केवल 7 मील दूर शालटिंग में लगभग 5,000 कबायली आक्रमणकारी अंतिम हमले की तैयारी कर रहे थे। वे अपने कमांडरों के संकेत का इंतजार कर रहे थे ताकि आकाश गोलियों की रोशनी से जगमगा उठे। लेकिन आक्रमण शुरू होने से पहले भारतीय आर्मर्ड कारें उनके पीछे से छिपकर आ गईं। लश्करों को लगा कि पाकिस्तानी सेना की मदद आई है और वे जश्न मनाने लगे। पर अचानक भारतीय ब्रिगेडियर एलपी बोगी सेन के आदेश पर लेफ्टिनेंट नोएल डेविड की कार से गोलीबारी शुरू हो गई। आक्रमणकारी पीछे से और भारतीय सैनिक सामने से घिरे हुए थे। घबराहट में वे लड़ना भूलकर खुले मैदान की ओर भागे, जहां भारतीय लड़ाकू विमान उनके पीछे बमबारी कर रहे थे। कुछ ही मिनटों में लगभग 500 लश्कर मारे गए और बाकी मुजफ्फराबाद की ओर भाग निकले। इस प्रकार जिन्ना का कश्मीर पर कायदे आजम बनने का सपना टूट गया। श्रीनगर के लोग, जो छतों पर चढ़कर हवा में चल रही गोलियों को शादी के पटाखे समझ रहे थे, लेकिन अगली सुबह उन्हें पता चला कि आक्रमणकारियों को उनके घरों के बाहर से ही भगा दिया गया है और कश्मीर अब दृढ़ता से भारत के नियंत्रण में था। आप जो देख रहे हैं वही है इतिहास। बाकी सब कुछ है जरा बहुत की बात, या यूं कहें बातें हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां ला सकें।